जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। माननीय भगवंत मान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और जिन्होंने देश की राजनीति को दशा और दिशा देने का सपना लेकर एक आंदोलन से एक सफलतापूर्वक पार्टी जो है वो उसकी स्थापना की, जिनके कामों की सिर्फ नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा होती है। मेरी मुराद है दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राज्यसभा से मेंबर और पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की रीढ़ की हड्डी को मनका करके मजबूत करने और रखने वाले डॉक्टर संदीप पाठक जी, पंकज सिंह जी सिंगरौली से, जिन्होंने आंधियों में दिए जलाए, सिंगरौली वालों ने, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूं, रानी अग्रवाल जी और हमारे साथी भूपेंद्र जी, और आप सब लोग मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है तो जनसभा कितनी बड़ी होगी आप करना है, खबरें पूरे देश में देनी है। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका बहुत भौगोलिक नक्शा भी और यहां की धरती और यहां के लोगों के काम और यहां की समस्याएं पंजाब से बहुत मिलती हैं। मुझे पता है जब किसानों पर गोली चली थी तब भी हम लोग वहां पे जाके आए थे, और आपको एक सुनकर और भी खुशी भी होगी, आपके यहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं, हमारे वहां भी एक रीजन को मालवा बोलते हैं। आपका मालवा भी बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज फर्टाइल लैंड है, बहुत जो बीजो वो उग जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा में भी यही बात हमारे मालवा में भी है। मैं भी मालवा से हूं, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, लुधियाना, बठिंडा, फरीदकोट, मोगा, फिरोजपुर, ये सब मालवा है। तो आप लोगों की समस्याएं हमारे साथ बहुत मिलती हैं। आज से हमारे कंधों पर दी कि बहुत हो गया, ये दोनों पार्टियां हमें 5-5 साल की बारियां बांधकर लूट रही हैं, हमारा इनसे पीछा छुड़वा दो, आप आगे आओ। 1 साल हुआ है अभी, 1 साल में हमने 26,797 सरकारी नौकरियां दे दी। मैं ये नियुक्ति पत्र देके आपके सामने खड़ा हूं। 1 साल में हमने 1 जुलाई से लेके, मार्च में सरकार बनी, मई जून, अप्रैल मई जून निकला, 1 जुलाई से लेके आज तक वो चलता रहेगा। हमने बिजली का बिल 0 करने का वादा किया था, आज पंजाब के 87% 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है जी।
एक साल में हमने शुगरफेड की तरफ से कई सालों से किसानों के गन्ने की पेमेंट नहीं हुई थी, 394 करोड़ हमने वापस कर दिया गन्ने के किसान को। एक साल में हमने मूंगी की दाल तीसरी फसल के तौर पर भिजवाई और 7275 रुपया एमएसपी उस पर दी। अगर किसी की मूंगी की दाल 6500 रुपए पर क्विंटल बिकी, हमने उसका डिफरेंस पे किया 775 के, आपको एमएसपी के बराबर की पेमेंट मिलेगी। हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 150 के लगभग मोहल्ला क्लिनिक और तैयार हैं। उन 500 मोहल्ला क्लिनिक में अब तक 12 से 15 लाख के बीच लोग आकर वहां से दवाई लेकर ठीक हो चुके हैं। उनको सरकारी अस्पताल में धक्के खाने की जरूरत नहीं रही है। सिर्फ एक साल की प्राप्तियां गिनवा रहा हूं। एक साल में हमने स्कूलों का कायापलट करना शुरू कर दिया। अब स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेंगे, प्रिंसिपलों को सिंगापुर जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक साल में हमने करप्शन के अगेंस्ट एक मुहिम चलाई। लोगों को एक फोन नंबर दिया कि आप अगर सरकारी दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालकर पैसे मत निकालना, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो खींचकर हमको भेज देना, बाकी काम सरकार का है। सैकड़ों की गिनती में जो रिश्वतखोर थे वो जेलों में है। ये एक साल की प्राप्ति है हमारी। तो नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। नीयत साफ हो। दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए हमने मिनिमम वेजेस मजदूरों का बढ़ाया, जो दिन रात काम करते हैं, जो उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं। तो हम सच्ची नीयत से काम करने वाले लोग हैं। हम किसी पार्टी से निकाले हुए या किसी पार्टी को छोड़कर आए नहीं। तो नीयत का फर्क है बस। भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। पहाड़ हैं हमारे पास, मारूथल रेगिस्तान है हमारे पास, कोयला है हमारे यहां धरती के नीचे, तेल हमें मिलता है धरती के नीचे से, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, और लोग बहुत देशभक्त और मेहनती हैं। बस एक चीज की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी रह गई। बस वो अगर पूरी हो जाए तो ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, पक्का बनेगा। दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा है अभी? इन्होंने ये तहैया कर रखा है कि जो भी अच्छा काम करेगा देश में उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो बड़े साहब को पता चला कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। ये जब ट्रंप की पत्नी आई थी, उसने कहा था मैंने तो दिल्ली के स्कूल देखने हैं। उन्होंने कहा जी कोई एमसीडी वाला दिखा देते हैं। कहते नहीं, केजरीवाल वाले देखने हैं। तो केजरीवाल से चाबी लेनी पड़ी स्कूल की, स्कूल खुलवाना पड़ा। तो फिर उन्होंने पता करना शुरू किया कैसे बना दिए, किसने बना दिए। ये तो गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो गरीबी खत्म कर देंगे अपने घर की। गरीबी खत्म हो गई तो हमारे घर के सामने, हमारे महलों के सामने अर्जियां लेकर हाथ जोड़कर कौन आएगा लाइन बनाकर। और ये तो समझदार हो जाएंगे बच्चे अगर पढ़ गए। समझदार हो गए तो वोट भी सोच समझ कर पाने लगेंगे। और अगर वोट सोच समझ कर पाने लगे, अगर देश के लोग सोच समझ कर वोट देने लगे, तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। ये नफरत के नाम पे, ये नफरत की राजनीति करके वोट लेते हैं भाई साहब। पहले इन्होंने सेटिंग कर रखी थी। अभी देख लो आपके यहां, आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो
ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। जो कांग्रेस वाले इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी की तरफ से लड़े, क्या उनमें से एक ने भी एक भी वोटर को पूछा कि भाई साहब मैं जिताया तो आपने था लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं, चला जाऊं? पूछा भाई साहब किसी ने? इसका मतलब वोट लिया, हमारा काम खत्म, उनका काम शुरू। वो आपको बेचने लगते हैं। तो कांग्रेस की हालत यह हो गई कि लोग यकीन करना बंद कर चुके हैं कि कांग्रेस को वोट तो दे देंगे यार, लेकिन इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनसे सरकार छीन लेते हैं। मध्य प्रदेश वाली छीन ली, कर्नाटका वाली छीन ली, गोवा वाली छीन ली। और हमारे वाले में आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहते हैं लोग कि चाहे दिल्ली में एलजी तंग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी धरने लगाकर ये सरकार चला रहे हैं, और उनके शेर की मांद में बैठकर जो है वो सरकार चलाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। एलजी को फैसले बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो अगर काम करना है लोगों के लिए तो लोगों से पूछिए। बजट लोगों को पूछ के बनता है दिल्ली का। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्रियलिस्टों को पूछकर बनाई। अभी खेती की एग्रीकल्चर पॉलिसी हमने बनाई, खेतों वालों से पूछा कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को नहर बंदी होनी चाहिए, कितनी तारीख को बिजली मिलनी चाहिए। तो अगर वही उनको पूछो भाई जिन्होंने काम लेना है। ये एसी कमरों में बैठकर बाबू जो बनाते हैं लिस्टें, वो असल में धरती पर लागू नहीं होती। तो इसलिए हमने ये कर रखा है, सरकार आपके द्वार। पंजाब के सारे अफसर हर हफ्ते में 2-3 दिन गांव में जाते हैं और जमीनों की रजिस्ट्रियां, प्रमाण पत्र, जो काम है वो गांव में चौपाल में बैठकर होते हैं, सबके सामने होते हैं। तो ऐसा मध्य प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बस। और शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा और वर्ल्ड क्लास की शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। देश में सबका हक है पढ़ने का। पढ़ के उड़ारी मारे, खुला आसमान है उड़ने के लिए। लेकिन नहीं, गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं। गरीबों के टीचर और हैं, अमीरों के टीचर और हैं। तो फिर ये फर्क रखते हैं जानबूझकर, ये जानबूझकर फर्क रखते हैं कि इनको तो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद पे लगा के रखो, इनको और कुछ नहीं करने देना। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्कूल बना रहा है मनीष सिसोदिया है, ये तो फिर बहुत ही गलत कर रहा है। ये तो देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चलो उठा के इसको जेल में फेंक दो। अरे अस्पताल कौन बना रहा है दिल्ली में? ये तो पैरासीटामोल की दवाई से लेके 50 लाख तक के टेस्ट भी मुफ्त हैं। ये तो लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं 20-20 साल। ये तो जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से पैसे ले रखे हैं, कभी चुनावी फंड ले रखा है कि हम आपको कस्टमर देंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल हम खत्म कर देंगे, वहां कोई जाएगा नहीं, जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। ये कौन है? वो सतेंद्र जैन है जी, चलो पकड़ के जेल में डाल दो। ये नीति चल रही है इनकी। जो काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा, जिसने करोड़ों रुपया लोगों से ठग लिया, जिसने नकली शेयर बना लिए, जिसने एलआईसी को, आपके तनख्वाह के, आपके पेंशन के पैसे को भी खतरे में डाल दिया, वो मोदी साहब का मित्र है। वो जहाजों में घूम रहा है भाई, उसको कुछ नहीं कहते, उसको कुछ भी नहीं कहते। ये कैसे हो गया? देखो, वो कहते हैं, बड़े साहब कहते रहते हैं अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कि जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। बड़े होकर रेल के डिब्बे ही बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपके वाला भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एलआईसी बेच दी, सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया खरीदा, बाकी सब कुछ बेच दिया।
बाकी सब बेच दिया। सो ये ऐसे देश चलेगा क्या? जो अच्छा काम करना चाहता है, जो 130 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है, तमन्ना रखता है, उसको भी हक है लोकतंत्र में कि वो अपना प्रोग्राम रखे। अगर प्रोग्राम लोगों को अच्छा लगेगा तो वोट मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे, लोकतंत्र है। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं हम ही हम। वो एक परिवार नियोजन का नारा है ना, हम दो हमारे दो, ये उसी नारे से चल रही है हमारी सरकार। ये दो और इनके दो, ऊपर वाले दो और नीचे अंबानी और अडानी, ये दो बस, हम दो हमारे दो। तो छोटे व्यापारी कहां क्या करेंगे? राज्यों के हक मारे जा रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट फंड जो मंडियों में और मंडियों को आती हुई सड़कें बनाने में काम आता है, भाई साहब हमारा 9,000 करोड़ रुपया सेंटर दे नहीं रहा, दबा के बैठ गए। हमारा जीएसटी में हिस्सा जो बनता है वो नहीं दे रहे। क्यों भी? आप राज्यों को ऐसे क्यों कर रहे हो? टैक्स हम इकट्ठा करके देते हैं और अपना ही पैसा लेने के लिए इनकी मिन्नतें करते हैं। ये जीएसटी आधी रात को 12 बजे लागू कर दी, बुला के, सभा बुला के। ये बहुत सारे काम आधी रात को करते हैं। कई तो मुख्यमंत्री भी आधी रात को ओथ लेते हैं, राज्यपाल को जुगा लेते हैं, एक बार ओथ दिलवा दे, बाकी देखेंगे कितने काम हैं, बाद सवेरे पूरे कर लेंगे। और कांग्रेस वालों से बात करते हैं, कांग्रेस वाले वैसे ही सेल पर हैं। कांग्रेस देश में अब चेंज नहीं है, कांग्रेस एक्सचेंज है। कांग्रेस को तो अपने हेड ऑफिस पे, बोर्ड पे लिख देना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा चुने गए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। तो जीएसटी लागू कर दिया आधी रात को। जीएसटी क्या है? यहां छोटे दुकानदार भी बैठे होंगे। भाई साहब समझ आई किसी को जीएसटी क्या है, कहां लगती है, कहां से इसका पैसा मिलता है, कहां कितने परसेंट है? समझ आई? बड़े बड़े सीए नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े व्यापारियों को जीएसटी की समझ नहीं आ रही। जीएसटी तो वो है, एक टीचर ने, एक मास्टर जी ने स्कूल में जाके एक बच्चे से सवाल पूछा, खड़ा हो बेटा, एक नीम के दरख्त को, एक नीम के पेड़ को 2 केले लगे, जब आम पके तो खरबूजा हुआ, तो जब खरबूजा बड़ा होकर अंगूर बना, जब वो अंगूरों का गुच्छा नीचे गिरा तो कितने बेर थे? ये जीएसटी है। पेड़ नीम का है, लगे केले हैं, पका आम है, गिरे अंगूर हैं, गिनने बेर हैं। ये जीएसटी है बड़े साहब की। भाई साहब खुद तो ज्यादा देखते देखते नहीं है फाइलों को, जो अफसर बोलते हैं साइन कर देते हैं। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। कितने फैसले ऐसे हो गए जो देश ने भुगते। नोटबंदी, अब खुद को तो पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, अफसरों ने आके बता दिया सर साइन कर दो, इससे आतंकवाद कम हो जाएगा, इससे रिश्वतखोरी कम हो जाएगी। क्या नोट बदलने के बाद रिश्वतखोरी कम हुई? पहले 100-100 के और 500-500 के नोट थे। अगर किसी ने 1 लाख रुपए देने, किसी को रिश्वत देने के लिए 5 लाख रुपए देना था तो इतनी बड़ी गड्डी लेके जानी पड़ती थी। अब इतने से ही चल जाता है, 5 लाख है वो 1000-1000 2-2000 के कर दिए भाई साहब, इजी कर दिया बल्कि उनको। और साइन कर दिए साहब ने। लाइनों में कौन लगा? लाइनों में बड़ा व्यापारी नहीं लगा, लाइनों में रिक्शे वाला लाइन में खड़ा था, रेडी वाला लाइन में खड़ा था, मजदूर लाइन में खड़ा था। 150 आदमी, 150 भारतीय नागरिक लाइनों में खड़े खड़े मर गए भाई साहब। किसी को दिल का दौरा पड़ गया, कोई गर्मी में बेहोश हो गया, कोई किसी को ठंड लग गई। तो मतलब क्या फायदा हुआ जी? और कहा बस इसके फायदे देखना, मुझे 50 दिन दे देना, फिर किसी चौक में खड़े कर लेना, मुझसे पूछ लेना। भाई साहब ना वो चौक आया ना बड़े साहब आए, फैसला कर लिया 15 लाख रुपए हर घर में आ जाएगा। किसी ने बोल दिया बोल दो जी, कौन पूछता बाद में, बोल दो। तो 15 लाख रुपया आपके घर में आ गया? आया नहीं ना। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-3 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए हमारी मां ने, बहन ने, मौसी ने संभाल के रखा हुआ था, वो भी निकाल कर ले गए नोटबंदी की वजह।
वो भी निकाल कर ले गए। तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना कि अफसर चलाएं और साहब आंखें बंद करके साइन कर दें। कुछ तो देश के लोगों के बारे में सोचें, पॉलिसीज बनाने से पहले उनका होमवर्क होना चाहिए। तो मैं यही कहने आया हूं, हमारे जो कन्वीनर है ना अरविंद केजरीवाल जी, इनका एक बहुत बड़ा फायदा है हमारी पार्टी को। दिल्ली को फायदा यह है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं को बसों में सफर फ्री है, इलाज फ्री है, 300 करोड़ वाला जो ओवरब्रिज होता है वो 150। भी दिल्ली पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं बढ़ने दिया, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। इसका एक कारण है, इसका कारण यह है कि ये IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, इनको पता है पैसा कहां से लाना है और कहां देना है। जनता से ही लाना है और जनता को ही देना है। जनता से पैसा लिया टैक्स का और टैक्स के पैसे को बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जनता को ही दे दिया। और ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी थोड़ी है, अपने नागरिकों को फैसिलिटी देनी, सहूलत देनी, ये रेवड़ी नहीं होती। ये रेवड़ी उनको लगती है जिन्होंने सिर्फ 3-4 दोस्त पाल रखे हैं, बस ये उनको रेवड़ी लगती होगी। तो हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिलों पर राज कौन करता है? दिलों पर राज करता अरविंद केजरीवाल, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी को लात मार दी और देश की भलाई के लिए निकल पड़े। बहुत सी बाधाएं आई, आलोचना झेली, आज भी झेल रहे हैं। और त्रिपुरा के रिजल्ट आते हैं, नागालैंड के रिजल्ट आते हैं, खुशी मनानी होती है। दिल्ली में गालियां हमको दे देते हैं आम आदमी पार्टी को कि ये आम आदमी पार्टी ऐसे करती है। तो हम त्रिपुरा नागालैंड लड़े भी नहीं भाई साहब, फिर भी हमको बड़े साहब हमारे बारे में बोलते रहते हैं कि इनको अंदर कर देंगे, अब इसकी बारी है, इसकी बारी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि शाख से टूट जाएं, शाख से टूट जाएं, हम वो पत्ते नहीं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो हम ये जेल से डरने वाले नहीं हैं, हम ये पर्चों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तो पहले ही बहुत सड़कों पर बैठकर अनशन करके हमारी पार्टी निकली है। हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, आंदोलन करना हमें आता है और लोगों के पक्ष में, लोगों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे हम। जैसे ये शिवराज चौहान, ये बाकी सारे, इनकी लड़ाई किसके लिए है? सीएम बनने के लिए, कुर्सी के लिए, आपके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे और आपके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन हम काफी नहीं है, हमारी औकात नहीं है। हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं ये रास्ता और ये विचार इनके साथ लड़ाई के लिए काम आएंगे, इन विचारों को लेकर हम लड़ें, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। लड़ाई पब्लिक की है, लड़ाई पब्लिक को लड़नी पड़ेगी, तभी फिर आप कह सकोगे कि ये हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, इस सरकार में हमारा भी हिस्सा है। हमने भी मोटरसाइकिल में तेल डलवा कर एक रोड शो में हिस्सा लिया था, हमने भी 2-4 पोस्टर दीवारों पर चमकाए थे इनके, क्योंकि भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, कोई लूटा हुआ माल हमारे पास है नहीं। इनके पास तो बहुत लूटा हुआ माल है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई, हम नशा वशा नहीं बांटते, हम कोई वोट नहीं खरीदते, हम तो प्यार से बात करते हैं, हम तो स्कूलों की बात करते हैं, हम तो अस्पतालों की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इनके पास पैसा है, ये कहते हैं हम लोगों को पैसा दिखाकर, पैसा देकर खरीद लेते हैं, हम लोगों को वोट डालने के लिए उनको पैसे दे देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके घर पे भी आएंगे, वोटों के आसपास आएंगे, जब वोट आसपास आ गए ना, 15 दिन 20 दिन रह गए, तब ये आपके घरों पर आएंगे और आपको लालच देने आएंगे, आपको पैसे देने आएंगे। मेरी हाथ जुड़ के मध्य प्रदेश वालों को बेनती है कि जब ये पैसे देने आए, कृपया मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए उसको वापस नहीं करते, लेकर जेब में डालकर इनको बोल देना कि हाँ, और जिस दिन वोटिंग हो झाड़ू वाला बटन दबाकर बोल देना कि हाँ।
जो जो समझ गए वो ताली बजाओ, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है संदीप भाई, बहुत समझदार इलाका है, सब समझ गए। यही है ना, यही होता है ना। एक और मौका आएगा आपके पास। आप इनके, भोपाल तो राजधानी है, आप इनके घरों के सामने जाते हो कोई काम के लिए, कोई गांव का काम, कोई शहर का काम, कोई सीवरेज का काम, कोई लाइटों का काम, किसी भी काम के लिए जाते हो, इन मंत्रियों के घरों के सामने इनका दरवाजा, इनके महलों का खुलता है आपके लिए? नहीं खुलता। चाय पानी की बात छोड़ दो, दरवाजा भी नहीं खुलता। एक साइड पे एक छोटी सी एक रखी होती है खिड़की, उसको खोल के पीए कहता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना, चिक चिक अंदर से कुंडी बंद। कोई बात नहीं, इलेक्शन के समय ये आपके दरवाजे खटखटाने आएंगे, उसको बोलते हैं डोर टू डोर। ये आपके दरवाजे खटखटाने आएंगे। मध्य प्रदेश वालों, बदला ले लेना, अंदर से कुंडी मत खोलना, अंदर से ही बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना। तब इनको पता चलेगा कि किसी के दर से खाली जाने का दर्द क्या होता है। खा गए लूट के देश को, क्या नहीं खाया, शहीदों के कफन में से भी पैसे खा गए, क्या नहीं खाया इन्होंने, सब खा गए, मिल के खा गए। अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा था, अंग्रेज भी बेशर्म हो रहे हैं, अभी उनको शर्म आ रही है कि हम 200 साल में उतना नहीं लूट पाए जितने ये अपने देश को 2 साल में लूट लेते हैं। ये हालत कर रखी है। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाएं, तो जनता के 2 प्यासे होंठ भी, जनता के 2 प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाएं। आप इकट्ठे रहिए, आपका हक है, देश आपका है, 130 करोड़ लोगों का देश है, नदियां, जंगल, पहाड़, सब पर आपका हक है। वो हक लेने के लिए हमारे पास वोट का अधिकार है, और वोट का अधिकार इन दोनों ने कोई ठेका नहीं ले रखा। इस बार झाड़ू उठाओ और मध्य प्रदेश की गंदगी की सफाई कर दो, राजनीतिक सफाई कर दो। और 2 नारे दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाने हैं, क्योंकि इस सभा में कुछ बीजेपी वाले भी आए होंगे, आते हैं, मुझे पता है आते हैं, क्योंकि उनके आका भेजते हैं, उनके बॉस उनको, कि पता करना केजरीवाल की जो जनसभा हो रही है वहां कितने लोग थे और नारे जो लग रहे थे वो कितनी जोर से लग रहे थे। तो इतनी जोर से नारे लगाने हैं कि जो आए हैं खबरी यहां पर, उनको अपने बॉस को यह कहना पड़े कि सर मुझसे क्या पूछ रहे हो, नारे कितनी जोर से लग रहे हैं, आपको घर पे सुन ही रहे होंगे, उनके घरों तक शीशे हिल जाएं, इतनी जोर से नारे लगाएं। शहीदों के नारे हैं, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार सत्कार से सुना। तंदुरुस्त रहिए। और लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी, ये बातें सुनकर ये समझ में आ गया होगा कि जो केजरीवाल जी का मॉडल है वो दिल्ली के रास्ते पंजाब होते हुए मध्य प्रदेश भी पहुंचने वाला है। हम सब लोग तैयार हैं क्या? तैयार हैं? तो माननीय केजरीवाल साहब को सुनने से पहले, चूंकि आरोप भाजपा वाले लगाते हैं, उन केजरीवाल जी ईमानदार हैं, उनके एक एक साथी ईमानदार हैं। ईमानदारी से ऊपर केजरीवाल जी के एक एक सिपाही और वो खुद कट्टर ईमानदार है, ये पूरे कार्यकर्ता, पूरा देश मानता है। तो साथियों, जो आरोप हमारे बड़े नेता मनीष सिसोदिया जी पर लगे,
या सत्येंद्र जैन जी पे लगे, वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। केजरीवाल जी ने जो हम सबको सिखाया, उस रास्ते पे सब लोग चल रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से फंसाया गया, मैं एक पंक्ति जरूर कहना चाहूंगा। हमारी नीयत साफ है, हमारे नेता की नीयत साफ है, हमारे ऊपर बैठे नेताओं की नीयत साफ है। तो ये जो खेल चल रहा है, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि चमन को सींचने में, चमन मतलब देश, चमन को सींचने में झड़ गई कुछ पत्तियां होंगी, चमन को सींचने में झड़ गई कुछ पत्तियां होंगी। यही इल्जाम हम पर लगा है बेवफाई का, यही इल्जाम हम पर लगा है बेवफाई का। अरे भाजपा वालों, मगर कलियों को रोज डाला अपने हाथों से जिनने, मगर कलियों को रोज डाला अपने हाथों से जिनने, वही दावा किए हैं इस चमन की रहनुमाई का, वही दावा किए हैं इस चमन की रहनुमाई का। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी वो आदि है, ना तो भाजपा के रोकने से रुकने वाले हैं, ना तो मोदी के रोकने से रुकने वाले हैं। फिर तो मामा की क्या औकात है, हम सब लोग जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अपने नेता को बुलाने से पहले आप लोगों से, अगर मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी केजरीवाल जी के मॉडल को मध्य प्रदेश लाना चाहता है, अपने लाडले नेता को पीछे तक नारा लगाकर आप आवाज, बुलंद आवाजों से बुलाइएगा। मैं जोरदार नारा लगाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का एक ही काल। पीछे तक जितने साथी हैं सबकी आवाज निकलनी चाहिए। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। जननायक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मैं आमंत्रित करूंगा संबोधित करने के लिए। एक बार सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी देशभक्त कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में यहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, और जैसा भगवंत मान साहब ने कहा कि आज तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन जब रैली होगी तो सोच सकते हैं कि कितने लोग आएंगे पूरे मध्य प्रदेश से। अभी कुछ दिन पहले आई लव यू टू बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उनसे मैं बातचीत करने लगा। मैंने उनसे पूछा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कोई बोला जी भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, क्या बोल रहा हूं, मामा, उस पे आ रहा हूं मैं, अभी उस पे भी आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है।
तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता है सर जी हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। कहता है आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक पार्टी अपनी रेडी लेके निकलती है, एमएलए ले लो, एमएलए ले लो, एमएलए, एक एमएलए के इतने 10 पे डिस्काउंट मिलेगा, पूरी सरकार गिरानी है तो इतने, और एक पार्टी खरीदने के लिए तैयार बैठी है। बाजार बना दिया इन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को, बाजार बना दिया इन लोगों ने पूरे संविधान को, बाजार बना दिया इन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को। जहां पे खुलेआम एमएलए बिकते हैं, खुलेआम एमएलए खरीदे जाते हैं। आज मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक मामा को हटाना चाहता है। पिछली बार भी हटा दिया था, लेकिन बस नहीं चलता। इसको वोट दो या इसको वोट दो, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए? बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक वोटर, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक आदमी। कैसे बदले इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा लोगों को। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस बार चलेगी झाड़ू। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब इनका खेल खत्म। अब एमएलए बेचने और खरीदने का काम खत्म। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आ गई है। जो जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है। लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। और उसका ट्रेलर मिल चुका है। सिंगरौली के अंदर हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है। और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आजादी के बाद से लेके आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था। 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। नहीं, 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। एक मौका दे के देख लो। दिल्ली के लोगों ने मेरे को एक मौका दिया था। एक बार अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है।
दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका, 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से। बीजेपी को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। अगले 5 साल और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। दिल्ली के अंदर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने, सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की क्रोसिन लेनी हो, टेबलेट लेनी हो, या 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए का ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। भगवान ना करे आपके घर कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए दिल्ली में कोई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, सारा खर्चा, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त होता है। दिल्ली में कर दिया। मान साहब ने अब 500 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, दिल्ली में मेरे को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। भगवंत मान ने 1 साल में 500 क्लिनिक, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश वालों एक मौका देके देख लो, आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा। सारे मध्य प्रदेश के लोगों का शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब के अंदर अभी कई फसलों पे इन्होंने एमएसपी देना चालू कर दिया। एमएसपी का आंदोलन छेड़ा था ना अभी किसानों ने, भाई एमएसपी दो, एमएसपी दो। पंजाब में शुरुआत हो गई है, कई फसलों पे अब एक एक फसल जोड़ते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं, एमएसपी देते जा रहे हैं। मुआवजा, फसल अगर बर्बाद हो जाए किसानों को मुआवजा मिलने लग गया, दिल्ली में भी मिलने लग गया, पंजाब में भी मिलने लग गया, मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मुआवजा मिलेगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख 5 साल में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं, 12 लाख युवाओं को। पंजाब में 1 साल में 27,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। और मैं अभी हमारे पंकज सिंह जी से बात कर रहा था, ये बता रहे थे कि कई सारे बेरोजगार अपना धरना लेके आंदोलन करने के लिए जब यहां आए तो उनके ऊपर पुलिस ने डंडे बरसा दिए। अरे अपने ही तो लोग हैं यार, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, अपने ही तो बच्चे हैं, रोजगार मांगने आए हैं, डंडे क्यों बरसाते हो? रोजगार नहीं दे सकते तो उनको गले तो लगा लो, कम से कम प्यार से बिठा के चाय तो पिला लो, रोटी तो खिला दो उनको। डंडे क्यों बरसाते हो उनके ऊपर? हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका देके देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा मैं। जितने कच्चे कर्मचारी थे, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी होते हैं ना सरकार में, होते हैं कि नहीं होते?
उनकी सबकी एक ही मांग होती है, हमको पक्का करो, हमको पक्का करो। मान साहब ने अभी 25,000 सरकारी कर्मचारियों को पक्का कर दिया। मध्य प्रदेश में जितने कच्चे कर्मचारी हैं सबको पक्का कर देंगे। दोस्तों, हमें काम करना आता है। इस देश के अंदर एक नई किस्म की राजनीति शुरू की है हमने। पहले होती थी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति। अब हमने शुरू की है काम की राजनीति। आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत सारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे होंगे, पूरा आजादी के 75 साल में कोई एक पार्टी बता दो जिसने आपको आके कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। किसी ने कहा? किसी पार्टी ने, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, इस पार्टी ने, उस पार्टी ने कभी कहा हो कि मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा? किसी पार्टी ने नहीं कहा। बनाने ही नहीं आते इनको, नियत ही नहीं है इनकी। किसी पार्टी ने कहा हो कि हमारे को वोट दे दो, हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, आपके लिए बिजली का इंतजाम? किसी पार्टी ने नहीं कहा। करना ही नहीं आता, नियत ही नहीं है इनकी। तो इन्होंने देखा कि भाई ये केजरीवाल की काम की राजनीति के सामने तो हमारी दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने षड्यंत्र रचना चालू किया मेरे खिलाफ कि केजरीवाल को रोको किसी भी तरह। पहले दिल्ली में था, फिर पंजाब में चला गया, अब गुजरात में वो कहते हैं ना, शेर की मांद के अंदर घुस गए, गुजरात के अंदर घुस गए। हमारी एंट्री हो गई गुजरात में। इस बार 14% वोट आए हैं। देख लेना 2027 में सरकार ना बन जाए तो हम लोगों के। अब ये गुजरात में भी चला गया, रोको इसको। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ। इसके ऊपर कीचड़ फेंको, केजरीवाल के ऊपर कीचड़ फेंको, बोलो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इन्होंने खूब कीचड़ फेंका मेरे ऊपर, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया। जनता कह रही है यार, कोई भ्रष्टाचारी आदमी सरकारी स्कूल बनाता है क्या? भ्रष्टाचारी आदमी तो प्राइवेट वालों से पैसे लेके सरकारी स्कूल बर्बाद करता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सरकारी अस्पताल बनाता है क्या? फ्री में इलाज कराता है क्या? भ्रष्टाचारी आदमी तो प्राइवेट अस्पताल वालों से कमीशन लेके सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करता है। जनता ने इनका यकीन नहीं किया। फिर इन्होंने मेरे 2 सबसे शानदार मंत्री गिरफ्तार कर लिए, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने फ्री बिजली देना शुरू किया था दिल्ली के अंदर। उसने सारा, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है वो, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, सारा मेरे पास हिसाब किताब लेके आया। एक दिन बोला, सर जी दिल्ली की बिजली मुफ्त हो सकती है। मैंने कहा कैसे हो सकती है? तो कागज लेके आया, कहता है देखो सर इतने पैसे चाहिए, ऐसे बिजली मुफ्त कर देंगे। उसने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसने दिल्ली के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी। प्रधानमंत्री जी ने उसको जेल में डाल दिया। एक मनीष सिसोदिया है, भाई साहब 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, बाकी पूरा देश उठा के देख लो, कहीं सरकारी अस्पताल अच्छे हो? सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा हो रही है। 10 लाख सरकारी अस्पताल है हमारे देश में, 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा
जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। आज यहां पे मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला। मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई कह रहा 8,000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ का। 45 से ज्यादा लोग मर गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को जेल नहीं भेजा। क्यों? अपने थे सारे, अपने थे सारे। प्रधानमंत्री जी को मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, व्यापम घोटाला दिखाई नहीं दिया। कोई मेरे को कह रहा था यहां पे एक WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हो गया। मामा जी उसके मंत्री हैं। उसमें फर्जी आंगनवाड़ी, फर्जी लाभार्थी, सारा फर्जीवाड़ा। 2200 करोड़ का कटनी हवाला। मेरे को आज मैं आ रहा था, कई सारी लिस्ट देके गए हैं लोग, इतने घोटाले, इतने घोटाले। किसी को जेल नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी, किसी को जेल नहीं भेजते। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? एक विलेन होता था, एक गुंडा होता था, एक ईमानदार इंस्पेक्टर होता था। गुंडा बड़ी कोशिश करता था ईमानदार इंस्पेक्टर को अपने कब्जे में करने की, मानता ही नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर को बुलाता था गुंडा, टेबल पे रखता था एक तरफ नोट और एक तरफ बंदूक। इंस्पेक्टर को कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक से तेरी गोली मार के हत्या कर दूंगा। होता था ना पिक्चरों में। यही बीजेपी ने कर रखा है। वो सारे देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो। हम रोक नहीं रहे, बीजेपी ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। बोले हमारे घर में आके करो, भ्रष्टाचार करो, खूब खुल के करो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं।
भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आके करो, बाहर नहीं करना। या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। जैसे वो कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक, ऐसे अब बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं या तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। ये धंधा चला रखा है इन लोगों ने। ईमानदारी क्या होती है मैं बताता हूं आपको। कट्टर ईमानदारी। अभी पंजाब के अंदर हमारे अपने एक मंत्री, सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के अंदर, हमारी सरकार है, हमारी कैबिनेट है, मान साहब मुख्यमंत्री हैं। एक दिन भगवंत मान को कहीं से पता चला कि उनका सेहत मंत्री कुछ गड़बड़ कर रहा है। अभी मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब चाहते तो दबा देते, पर मान साहब कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता हैं। उन्होंने दबाया नहीं। क्या किया उन्होंने? पुलिस बुला के अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दिया। हम कहते हैं ईमानदार रहना है, चाहे हमारी पार्टी में रहो चाहे उस पार्टी में। अभी सारे पंजाब के अंदर जितने पुराने चोर थे, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, सबकी लाइन लगी पड़ी है, एक एक करके सारे जेल जा रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं ये, चाहे हमारे वाले हो। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारा एमएलए वो पकड़ा गया। इन्होंने आप देखा, मेरे साथ बैठे थे गाड़ी में, आप देखा ना ताब, इन्होंने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा एमएलए को गिरफ्तार कर लो। हमारा अपना एमएलए था। मोदी जी, ये होती है ईमानदारी। जो तुम कर रहे हो वो ईमानदारी नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो वो भ्रष्टाचार मुक्ति नहीं कर रहे। हम अपने वालों के खुद के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं। ये आज सारे हमारे पीछे, सारी पार्टियां हमारे पीछे पड़ी हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। जनता देख रही है कि ये अकेली पार्टी है जो देश के लिए लड़ रही है, ये अकेली पार्टी है जो ईमानदारी के लिए लड़ रही है। दोस्तों, यहां जितने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। करोगे मेहनत? एक एक घर में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, सारे जनता को साथ लेना पड़ेगा, और अंत में मेहनत का नतीजा जरूर मीठा होगा। भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। हमारी